तो दोस्तों नमस्कार, यूपीएससी 9 में आपका स्वागत है। बात करेंगे आज भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का उदारवादी चम जो 1885 से 1905 तक। इट इज द मॉडरेट पीरियड ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस टू 8085 फ्रॉम 8085 टू 1905। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन पीसीएस 2024 आरओ में देखने को मिले हैं। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लेड स्टोन कहा जाता है? कौन है इसमें से इसे भारतीय ग्लेड स्टोन? दोस्तों कौन है ये? दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता, भारत की, देखो देख सकते हो कितनी बार आया है, भारत की आशा और भारत के ग्लेड स्टोन कहा जाता है। कौन? दादाभाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध नेता, भारत की आशा और भारत के ग्लेड स्टोन कहा जाता है। वे कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष 1886, 93 और 1906 में अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दादाभाई नौरोजी के विषय में सत्य नहीं है? उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी, गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज में लंदन में कार्य किया। ठीक है, ये भी सच है। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया। उन्होंने बंबई में महिला शिक्षा की नींव रखी। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए, नहीं वो उदारवादी 1892 में फिंसबरी से। दोस्तों ठीक है, नौरोजी ने 1892 में उदारवादी दल की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके अतिरिक्त वे लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती के प्रोफेसर जबकि अल्फस्टाइन कॉलेज में गणित के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। वे ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक दादाभाई नौरोजी ने ही लिखा है, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन का बाइबल कहा जाता है। किसको? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य नहीं, असत्य। वह पहले भारतीय थे जो एल्फस्टाइन कॉलेज बंबई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। ठीक है, ये एल्फस्टाइन कॉलेज का बॉम्बे में था। ठीक है, 1892 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक सदस्य, जिसे मैं बताया था, लिबरल पार्टी से निर्वाचित किए गए थे। ठीक है, उन्होंने गुजराती पत्रिका रस गुप्तार का आरंभ किया था। उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की, नहीं 3 बार, अभी मैंने बताया 3 बार। सारे सही है, रस गुप्तार गुजराती पत्रिका है, लेकिन वे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 4 बार नहीं 3 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था 85 के बाद 86 में कलकत्ता, उसमें रहे। लाहौर अधिवेशन 1893 में रहे और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में रहे। 2 बार कलकत्ता 86 और 96, 1906, और 1 बार लाहौर अधिवेशन 1893 में। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुनाए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादाभाई नौरोजी, 1892, लिबरल पार्टी। निम्नलिखित में से किसने 1906 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। इंपोर्टेंट है दोस्तों। मोहम्मद अली जिन्ना दादाभाई नौरोजी के सचिव थे। कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना दादाभाई नौरोजी के सचिव थे। उन्होंने ही 1906 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादाभाई नौरोजी का भाषण तैयार किया था। तैयार किसने किया ये भी पूछ सकते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। किंतु इस भाषण का अधिवेशन में गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। समझ रहे हैं? 1906 में अध्यक्ष उस समय गोपाल कृष्ण गोखले नहीं, दादाभाई नौरोजी थे, बट उनका भाषण गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? किसने दिया दोस्तों? ये थे दादाभाई नौरोजी। नौरोजी का संबंध कांग्रेस की पहली पीढ़ी से संबंधित उन नेताओं से है तो भारत में ब्रिटिश राज को वरदान मानते थे। उनको उदारवादी विचारधारा में पूर्ण विश्वास था। उनका मानना था कि ब्रिटिश भारत में जो कर रहे हैं उसकी जानकारी इंग्लैंड की जनता को नहीं है। इसलिए उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी। अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसकी है? नौरोजी की। तथा ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़कर निर्वाचित हुए। उनका उद्देश्य ब्रिटिश जनता को भारत में अन ब्रिटिश रूल के बारे में जागरूक करता था। इसी संदर्भ में उनका उपरोक्त कथन संबंधित है। कौन सा कथन है एक बार देख लो। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी, ये उनका कथन था दादाभाई नौरोजी का। निम्नलिखित में से कौन गोखले के राजनीतिक गुरु थे? एमजी रानाडे। एमजी रानाडे जो है गोखले के राजनीतिक गुरु थे और गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो महाराष्ट्र के सुकरात के रूप में प्रसिद्ध है एमजी रानाडे। कौन है? सुकरात, महाराष्ट्र के। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। 1902 में गोपाल कृष्ण गोखले को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का सदस्य चुना गया। इन्हें वित्तीय मामलों का अद्वितीय समझ और उस पर अधिकार पूर्वक बहस करने की क्षमता के कारण
उन्हें विपक्ष का नेता जैसे पद का विभूषित किया गया। 1905 में इन्होंने भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहते हैं? एमजी रानडे को याद रखना, जो गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे। निम्नलिखित में कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? जी के गोखले नहीं थे, ये उदारवादी थे दोस्तों। देख सकते हो आप, पूरा पढ़ लेना। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? 1905। कहां पर की? ये 21वां अधिवेशन था गोपाल कृष्ण गोखले का। 1905 में वाराणसी में अध्यक्षता की, याद रखना, पूछा जाएगा। तो 21वां अधिवेशन कांग्रेस का 1905 वाराणसी में अध्यक्षता की। गोपाल कृष्ण गोखले के विधानसभा दिए गए भाषण और सरकारी विधेयकों के विरोध के कारण विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी गोपाल कृष्ण गोखले को। इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की? 1905। गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिससे नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? उपरोक्त में से कोई नहीं है दोस्तों। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस ने 1896 जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, वहां निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया। ये आता क्वेश्चन, ये आते हैं, इस तरीके से आएंगे। तो दादाभाई नौरोजी, आरसी दत्त तथा वाचा दिनसा वाचा द्वारा प्रतिपादित निकास का सिद्धांत अंग्रेजों की भारत में आर्थिक भूमिका पर दोषारोपण था। इस सिद्धांत का कालांतर में उग्रवादी दल वालों ने अंग्रेजों को बदनाम करने के लिए प्रचुर किया गया था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? औपनिवेशिक स्वायत्तता। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के आरंभिक 2 दशकों में उदारवादियों का प्रभाव था। उनका मानना था कि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षित करना चाहते हैं। मानते हैं कि ब्रिटेन से भारत का संपर्क होना भारतीयों के हित में है, इसलिए वे औपनिवेशिक स्वायत्तता के पक्षधर थे। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक नहीं थे, ये एक्सट्रीमिज्म थे। क्या थे? एक्सट्रीमिज्म, ये थोड़े से गरम थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत विपिन चंद्र पाल कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। ये लोग लाल, बाल और पाल के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, ये तीनों मध्यम मार्गी ना होकर अत्यवादी या गर्मपंथी थे। किसने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? ये थे बाल गंगाधर तिलक। भाई बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी थे, बहुत ही खतरनाक, डेंजर आदमी, मतलब बेस्ट वन। 20वीं सदी में आरंभ में उग्र राष्ट्रवादी संप्रदाय को एक अनुकूल राजनीतिक वातावरण प्राप्त हुआ। तिलक के अलावा उग्र राष्ट्रवाद के दूसरे महत्वपूर्ण नेता थे बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय। उनका मत था कि भारतीयों को मुक्ति स्वयं अपने प्रयासों से प्राप्त करनी होगी। उन्होंने अपनी पतित स्थिति से उबरने के प्रयत्न करने होंगे। उग्रवादियों ने नरमपंथियों पर सरकार से प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति का आरोप लगाया। इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति भी कहा। किसने? सरदार बाल गंगाधर तिलक ने। पॉलिटिकल बैगिंग। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया पीजी तिलक, बिपिन चंद्र बाल गंगाधर तिलक ने। प्रथम राष्ट्रवादी नेता थे जो जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। इस दृष्टि से वे गांधी जी के अग्रगामी थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। इस उद्देश्य उन्होंने अखाड़े, लाठी, क्लब, गोहत्या विरोधी संस्थाएं स्थापित की। शिवाजी महोत्सव 1895 में और गणपति त्योहार 1893 में। तो सबसे पहले पूछा जाएगा गणपति त्योहार क्रोनोलॉजी में लगाने को 1893, फिर उसके बाद शिवाजी महोत्सव 1895, ताकि जनता में राज सेवा की भावना जागी। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में मराठा और मराठी में केसरी का संपादन किया। इस प्रकार तिलक प्रथम कांग्रेसी नेता थे जो देश के लिए कई बार जेल गए। वैलेंटाइन स्टोल ने इन्हें भारतीय शांति का जनक कहा। उन्हें लोग लोकमान्य और भारत का बेताज बादशाह कहा करते थे। 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन चलाया। इनका होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में था और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने चलाया। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन और गीता रेस इनकी 2 पुस्तक हैं, याद रखना। आर्कटिक होम ऑफ द आर्यन। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सबसे प्रथम किया था दादाभाई नौरोजी ने दोस्तों। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने किया। आगे चलकर इस शब्द को तिलक ने लोकप्रिय बनाया। उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर कहूंगा। ये कहा था उन्होंने कलकत्ता के एक अधिवेशन में, नहीं लखनऊ वाले अधिवेशन में 1916 में, जब सूरत स्प्लिट के बाद दोबारा से गर्मपंथी और नरमपंथी मिले 1916 में, तब उन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, सेल्फ रूल इज माई बर्थ राइट एंड मैं इसे लेकर रहूंगा।
तो ये पहला प्रयोग किया था दयानंद सरस्वती ने। बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकवादी क्या थे? सांप्रदायिकतावादी थे। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। ए गलत है, आर सही है। उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। इन्होंने पॉलिटिकल आर्मर बनाया, उसको पॉलिटिकल वेपन बनाया, ये बात सही है। बाल गंगाधर तिलक एक उग्रवादी गरम दल राष्ट्रवादी नेता थे कि ना कि सांप्रदायिक उग्रवादी। उन्होंने उनके द्वारा हिंदू त्योहारों जैसे 1893 में गणपति महोत्सव, पहले गणपति बप्पा फिर शिवाजी महोत्सव 95 में मनाए। आत्मगौरव और राष्ट्रीय एकता से जुड़ा यह माना जा सकता है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली यानी बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ये कहा था बीजी यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। नहीं भैया, गलत हो गया। ये कहा था बीसी पाल ने। बीसी पाल ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को भीख मांगने वाली संस्था बैगिंग इंस्टीट्यूट कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था? ये थे आपके अश्वनी कुमार दत्त। यानी कि कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा किसने? अश्वनी कुमार दत्त ने। कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा था अश्वनी कुमार दत्त ने। कौन? अश्वनी कुमार दत्त। दोस्तों अब आते हैं बंगाल विभाजन पे। क्या है बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन? इंपोर्टेंट है, याद रखना। निम्नलिखित में से 1926 में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? भगत सिंह थे, छबीलदास थे, यशपाल थे, अंबिका चक्रवर्ती नहीं थे। दोस्तों भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, यशपाल तथा छबीलदास। देख लो एक बार, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, यशपाल तथा छबीलदास ने नौजवान और विद्यार्थियों को संगठित करने के लिए 1926 में नौजवान सभा की स्थापना की। भगत सिंह इस सभा के महामंत्री तथा भगवती चरण वोरा ने महासचिव का दायित्व संभाला। भगत सिंह कौन थे? महामंत्री। अप्रैल 1928 में अमृतसर में हुए सम्मेलन में इस सभा का घोषणा पत्र जारी किया गया। अंबिका चक्रवर्ती इस सभा से संबंधित नहीं थे। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? ये था के फोर कर्जन। खतरनाक। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर था जनरल कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी कर दिया इसने। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। डेट याद रखना, 19-20 जुलाई को 1905 में इसने घोषणा की और 16 अक्टूबर को प्रभावी कर दिया। निर्णय के विरुद्ध 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। 7 अगस्त 1905। विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था सर एंड्रयूज फ्रेजर। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के आगमन पर दिल्ली में एक भव्य समारोह का आयोजित किया गया। इससे दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटिश सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा की। यह घोषणा 1912 में कार्यान्वित हुई। इस समय गवर्नर जनरल था लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। कौन था? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। उसका वर्ष समाप्त कौन सा था? 1911 या 12 कह सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं डेट एक बार बता दूं। 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। 20 जुलाई 1905 को उसने घोषणा की। 7 अगस्त को 1905 को स्वदेशी आंदोलन के हिसाब से टाउन हॉल में ऐतिहासिक बैठक हुई स्वदेशी आंदोलन को लेकर। 7 अगस्त, तीनों डेट इंपोर्टेंट है। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रयूज फ्रेजर। ये इंपोर्टेंट है, आ सकते हैं। बंगाल का विभाजन हुआ दोस्तों, डेट बताइए। 16 अक्टूबर 1905 ये आएंगी। 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। ज्ञातव्य की बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 यानी जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बाद लगा दी। ऐसे करके याद करो। 2 प्रांतों यानी पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा सहित पूर्वी बंगाल, असम सहित के रूप में की थी इसने। यानी इसने 2 प्रांत, पश्चिम बंगाल जिसमें बिहार और उड़ीसा को मिलाया और पूर्वी बंगाल में असम को मिला दिया। बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किसने? लॉर्ड कर्जन ने। और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। याद रखना, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने? कृष्ण कुमार मित्र। ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले के मित्रा, कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की साप्ताहिक पत्रिका आती थी संजीवनी और ये वीकली आती थी साप्ताहिक। 13 जुलाई 1905 के एक अंक में सुझाया गया कि भाई 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता टाउन हॉल में होने वाली बैठक में पर्याप्त संकोच के साथ सुरेंद्र नाथ बनर्जी जैसे नेताओं ने इसे स्वीकार किया था। अरविंद घोष ने अपनी स्वदेशी विचार के तहत ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था।
गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया, तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी। समझ रहे हैं आप? असहयोग आंदोलन 1920। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। याद रखना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बंगाल विभाजन 1905 कब कब प्रभावी हुआ? 16 अक्टूबर 1905। कब घोषणा की गई? 20 जुलाई 1905। और स्वदेशी आंदोलन की डेट 7 अगस्त 1905। तीनों डेट याद रखो। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम गीत गाया, एक दूसरे को राखी बांधी। इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम एक लोकप्रिय नारे के रूप में काफी चर्चित हुआ। नेक्स्ट चर्चा करेंगे, बंगाल में किस आंदोलन के लिए प्रथम बार वंदे मातरम के नारे के रूप में अपनाया गया? 1905 का बंगाल विभाजन। बी इज योर आंसर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन 1905। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा। स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का लोकमान्य तिलक ने सारे देश में नेतृत्व किया था, जबकि अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने तथा चिदम्बरम पिल्ले ने मद्रास में नेतृत्व किया, और सुब्रमण्यम अय्यर और टीएम नायर भी इनके सहयोगी थे। ठीक है। निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? अरविंदो घोष स्वदेशी के समर्थक। अरविंदो घोष स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने स्वदेशी पर व्यापक बल दिया। वे राष्ट्र शिक्षा के भी समर्थक रहे। कौन थे? ये अरविंदो घोष। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? चिदम्बरम पिल्ले ने। दोस्तों, सी पिल्ले। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। बहुत सही। और समझो क्या, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया, ना ही वो इसमें शामिल हुए। यह बंगाल तक ही सीमित रहा। ये गलत है। आंसर 1, 2, 3 तीनों सही है। बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वदेशी आंदोलन वास्तव में बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन के रूप में उभरा। इस आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को की गई। 16 अक्टूबर 1905 का दिन, जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी होना था, पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। वंदे मातरम समूचे आंदोलन की ओर से युद्ध की दुदंभी थी। इस आंदोलन में सबसे अधिक सफलता विदेशी माल के बहिष्कार में स्वीकार की गई। जहां तक इस आंदोलन में भागीदारी का सवाल है, जनता का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहली बार सक्रिय राष्ट्रवादी राजनीति में भाग लिया। पहली बार स्त्रियां घर से बाहर निकली और आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। किसानों के संबंध में स्वदेशी आंदोलन असफल रहा। केवल 12 साल इसका अपवाद रहा। जहां तक मुसलमानों का सवाल है, इस आंदोलन में कुछ मुसलमान ने ही साथ दिया। बहुसंख्यक मुसलमानों ने साथ नहीं दिया, विशेषकर खेतिहर मुसलमानों ने, क्योंकि उस समय बंगाल में अधिकतर हिंदू लैंडलॉर्ड थे और मुसलमान खेतिहर मजदूर। स्वदेशी आंदोलन उपनिवेशवाद के खिलाफ पहला सशक्त राष्ट्रीय आंदोलन था। यह बंगाल के बाहर उत्तर प्रदेश, हरिद्वार, बंबई, पूना, पंजाब, दिल्ली में भी था। समझ रहे हैं? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया गया? यह बनारस अधिवेशन 1905 में। याद रखना, स्वदेशी का प्रस्ताव दिसंबर 1905 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 21वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, और इसे बंगाल विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करने हेतु संकल्प पारित हुआ था। स्वदेशी का प्रस्ताव बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना, नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना। उपरोक्त सभी। 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने एक आज्ञा जारी करके बंगाल को 2 भागों में बांटने की घोषणा कर दी। ब्रिटिश सरकार का वास्तविक उद्देश्य बंगाल विभाजन से राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करना था, क्योंकि बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र माना जाता था। विभाजन का एक अन्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालना भी था। पूर्वी बंगाल तथा असम का नया प्रांत विशेषकर इसलिए बनाया गया, इसमें मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से कम होगी। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। भैया, बंगाल का विभाजन मुख्यतः हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करने का लॉर्ड कर्जन का एक प्रयास था, जिसमें उसने काफी हद तक सफलता प्राप्त की थी। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्र शिक्षा दिया? ये थे बाल गंगाधर तिलक। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी यानी कि कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज
और राष्ट्र शिक्षा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम विदेशी सामानों का बहिष्कार, स्वदेशी वस्तुओं के प्रति अनुराग, राष्ट्र ढंग की शिक्षा आदि उपायों के प्रयोग का परामर्श किया। उनका दृढ़ विश्वास था कि विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों ना हो, स्वशासन से कभी अच्छा नहीं हो सकता। वह स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को एक धार्मिक कर्तव्य समझते थे। थियोडोर एल से ने द लेगेसी ऑफ लोकमान नामक पुस्तक लिखी। तो पुस्तक आ सकती है द लेगेसी ऑफ लोकमान, क्या नाम है? थियोडोर एल से ने दोस्तों। असहयोग व बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहाँ के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? एक कलकत्ता में। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। कई वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद असहयोग आंदोलन का कांग्रेस ने मंजूरी दे दी, इसे अपना आंदोलन मान लिया, जबकि विरोधियों के प्रमुख थे CR दास। वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी? ये थे भोलानाथ चंद्र। बहुत इंपोर्टेंट है भाई, बहुत भोलानाथ चंद्र। सर्वप्रथम बंगाल के भोलानाथ चंद्र ने स्वदेशी आंदोलन की विचारधारा की वकालत की थी। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी स्वदेशी का समर्थन किया था। तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष जैसे गर्मपंथी नेताओं के समर्थक इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। महज वे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से ही संतुष्ट नहीं थे, वरन इसे एक राजनीतिक जनसंघर्ष का रूप देना चाहते थे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वदेशी आंदोलन के विषय में सत्य नहीं है? महिलाओं ने आंदोलन में विदेशी चूड़ियां पहनना अस्वीकार कर दिया। धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने का पक्ष लिया जिससे उनकी आय बढ़े। यही सही नहीं लग रहा मुझे भाई, यही है देखो, बाकी ये सब सही। धोबी ऐसा क्यों करेंगे? वरना जनता तो धोबियों को फिर से धो दी थी। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार, तो पहले गणपति 1893, शिवाजी त्योहार 1895 में स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। अमार सोनार बंगला गीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा इस आंदोलन के दौरान लिखा गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में उत्पन्न आंदोलन पर बारिशाल सम्मेलन हुआ 1906 में। उसके अध्यक्ष थे एस अब्दुल रसूल। बारिशाल सम्मेलन 1906 में उन्होंने कहा था कि पिछले 50 से 100 सालों के दौरान हम जो हासिल नहीं कर सके वह हमने 6 महीने में हासिल कर लिया है। बंगाल विभाजन जैसी शर्मनाक घटना से महान राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन का जन्म दिया। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन द्वारा महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, विदेशी चूड़ियां पहनना स्वीकार कर दिया। बंगाल में गणपति और शिवाजी त्योहार स्वदेशी के प्रचार के माध्यम बने। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी आंदोलन के दौरान अमार सोनार बंगला गीत की रचना की। धोबियों ने भी विदेशी वस्त्रों को धोने से इनकार कर दिया तथा महिलाओं ने शराब की दुकानों पर धरना दे दिया। वाह 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 वाह। निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे। वैसे रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध के समर्थक थे। स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो ये है आपका स्वदेशी आंदोलन। जब तक गांधी जी आए नहीं थे, 1915 में आए थे। 23 नवंबर 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन बता रहा हूं मैं, खिलाफत आंदोलन की डेट देख लो। 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ दिल्ली में, और गांधी जी को इसका अध्यक्ष चुना गया। उनके सुझाव पर असहयोग व स्वदेश की नीति अपनाई गई। 1924 में आंदोलन उस समय समाप्त हो गया जब तुर्की के कमाल पाशा के नेतृत्व में बनी सरकार ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे। कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव के विरोध तथा युद्ध में अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। यह विचारधारा गांधी जी की थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 में, कब? 17 अक्टूबर 1940 में पवनार आश्रम जो महाराष्ट्र में, वहां से शुरू होता है, आ सकता है। और पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, तीसरे कमेंट बॉक्स में बताइए आप। भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी जिसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी भैया। जापान की बढ़ते हुए प्रभाव को देखकर 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो। 5 जुलाई 1942 को गांधी जी ने हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए व्यवस्थित रूप से छोड़ जाओ। स्वदेशी आंदोलन की बात करें, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में 16 अक्टूबर 1905 के विरोध में 1905 में शुरू हुआ था, 7 अगस्त 1905 को। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। H.W. नेविसन, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविसन का संबंध स्वदेशी आंदोलन से था। किससे? स्वदेशी से। 1905 में प्रारंभ हुआ, जबकि वेब मिलर
पूछ सकता है। वेब मिलर, सबने अवज्ञा, सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट से गांधी जी वाले से जुड़े थे। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत का स्वशासन देने पर बल दिया? 1904 से ये थे दादा भाई नौरोजी। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने का पर बल दिया। 1906 में दादा भाई नौरोजी ने प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। बंगाल विभाजन जो कर्जन के समय होता रद्द किया गया 1911 में। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मैरी उनके आगमन पर दिल्ली में एक दरबार लगाया गया। दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित किया। साथ ही कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह नई राजधानी बनाया गया। तो 1 अप्रैल 1912 याद रखना। दी गई घटनाएं, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। कालक्रम, बंगाल विभाजन का निर्णय भैया, तो बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया 20 जुलाई 1905। स्वराज को कांग्रेस के उद्देश्य के रूप में स्वीकृति ये हुई 1906 में कांग्रेस के अधिवेशन में, कलकत्ता वाले में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा ये हुई 7 अगस्त 1905। सूरत विभाजन 1907। थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए, 1 3 2 4 इज योर आंसर। 1 यानी कि विभाजन 20 जुलाई 1905, फिर 3 स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक यानी कि जुलाई के बाद अगस्त आएगा 7 अगस्त 1905। स्वराज का कांग्रेस के उद्देश्य में रूप में स्वीकृति, स्वराज 1906 में, तो दिसंबर में हुआ 1906 में। सूरत 1907 में। समझला कालावा समझला। 1905 में बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप घटित हुआ क्या? पूर्वी बंगाल के मुसलमान बाहुल प्रांत का निर्माण असम के साथ कर दिया गया। बंगाल विभाजन करने का निर्णय जुलाई में आया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन कर दिया गया। विभाजन का समर्थन पूर्वी बंगाल के मुसलमान द्वारा किया गया था। तो पूर्वी बंगाल के मुसलमान जो असम वाला क्षेत्र था उनके बाहुल प्रांत का निर्माण कर दिया गया, ऐसा इसमें बोला गया। बंगाल का विभाजन करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था, हरामी था ना एक कर्जन, क्या औरंगजेब की तरह था, खतरनाक। सोचो इस समय होता है बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण करना, क्योंकि इस बंगाल उस समय राष्ट्रीय क्रांतिकारियों का गढ़ था, सेंटर था। तो बंगाल विभाजन करने का लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य बंगाल की राष्ट्रवादी शक्तियों को जो नेशनलिस्ट पावर थी उसको कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालना। बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप भी स्वदेशी आंदोलन हुआ। कालांतर में हुई तीव्र विरोध के कारण लॉर्ड हॉर्डिंग के कार्यकाल में दिल्ली दरबार में 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा, हॉर्डिंग के समय। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? ये थे विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था थी। कालांतर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं महाराष्ट्र मध्य प्रांत के कई इलाकों में सक्रिय थी। इस संस्था के मुख्य सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को हत्या कर दी थी, जो कि नासिक षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। तो नासिक षड्यंत्र क्या है? जो जिला मजिस्ट्रेट थे जैक्सन, उनकी हत्या कर दी अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। जो कौन थे? जो अभिनव भारत के या फिर मित्र मेला के क्या थे? संस्थापक सदस्य थे, मुख्य सदस्य थे। उल्लेखनीय है कि वीरेंद्र कुमार घोष ने 1906 ईस्वी में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था, तो वीरेंद्र कुमार घोष ने 1906 में क्या? युगांतर नामक संस्था, तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की? स्वदेशी आंदोलन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन उसके प्रतिक्रिया में आरंभ स्वदेशी आंदोलन द्वारा रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बंगला गीत लिखा, जो 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बन गया दोस्तों। ठीक है, अब तो हो गया यहां तक खत्म। आ जाओ कांग्रेस का सूरत विघटन क्रांतिकारी आंदोलन, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं भैया कांग्रेस का सूरत विघटन। भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, आप नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा तो यार ख्याल रखो हमारा भी। चलो, तो भारतीय कांग्रेस कहां पर उदारवादी एवं उग्रवादी, उदारवादी और उग्रवादियों की बात हो रही है यहाँ पर। जो गर्म दल था और नरम दल था, ठीक है, जो लिबरल थे और जो एक्सट्रीमिज्म थे, उनके बीच में विभाजन हुआ कहां पर? सूरत अधिवेशन 1907 में। तो सूरत अधिवेशन हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1907 में। गर्म दल और
नरम दलों दोनों में बट गया। यहाँ के अध्यक्ष थे रासबिहारी बोस, याद रखना। यह 23वां अधिवेशन था, ये भी याद रखना। तो 23वां अधिवेशन था सूरत अधिवेशन 1907, रासबिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो 1907 की भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत का जो क्या नाम है स्प्लिट हुआ, उसमें रासबिहारी बोस देख लो। और 23वां अधिवेशन ये आ सकते हैं बार बार रिपीट। सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में पहली फूट हुई थी, कौन सा अधिवेशन था? 23वां। देखो ये भी क्वेश्चन पूछेगा गाइस 23 नंबर का, इसलिए हर चीज को बारीकी से देखो। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? कोई नहीं था इनमें से, कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कोई भी नहीं था। 1907 के भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को ताप्ती नदी के किनारे सूरत में हुआ। कांग्रेस विभाजित हो गई नरम दल और गरम दल, उग्रवादी उदारवादियों में। उस समय भारत के नए गृह सचिव थे जॉन मॉर्ले, ये थे गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक वैकल्पिक नीति तैयार की। नरम पत्तियों को दुलारने के बजाय उन्हें अपने साथ लेने की नीति अपनाई। इस नीति के 3 उद्देश्य थे: दमन, समझौता और उन्मूलन। डब्ल्यू.एच. नेविंसन नामक अंग्रेज थे जो पेशे से पत्रकार थे। ये नेविंसन 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था। ये पूछ सकते हैं क्या नाम है इनका, ये मिटा दूं, मिट गया हुआ, H.W. नेविंसन, याद रखना। H.W. नेविंसन अंग्रेज थे, इन्होंने सूरत अधिवेशन में भाग लिया, जा सकता है। 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना को विवरण भी दिया। इस अधिवेशन में नरमपंथियों के नेता फिरोज मेहता और गर्मपंथियों के नेता अरविंद घोष थे। समझ रहे आप? सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रासबिहारी घोष। कौन? सूरत अधिवेशन 1907, रासबिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। देखो डिटेलिंग दी है, इतनी किसी बुक्स में भी नहीं दी होगी। वह कौन था जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की थी? ये थे पी मित्रा और वरिंद घोष। पी मित्रा वरिंद घोष कह सकते हो। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ, किंतु प्रथम गुप्त क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति, जिसका गठन हुआ 1902 में, याद रखना 1902। गेट इट? मिदनापुर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना सतीश चंद्र बसु ने की, जबकि इसका गठन कलकत्ता में पी मित्रा ने किया। जतिननाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त प्रसिद्ध क्रांतिकारी इसके सदस्य थे। तो पी मित्रा, वरिंद्र कुमार घोष, जतिननाथ बनर्जी तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। अनुशीलन समिति 1902। इस समिति का एक साप्ताहिक था युगांतर, जो पत्रिका थी, ये सप्ताह में एक बार आती थी, साप्ताहिक वीकली। युगांतर किसका था? अनुशीलन समिति 1902। बारेंद्र घोष किससे संबंधित थे? अनुशीलन समिति 1902। मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा, युगांतर इनका एक साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और कौन कौन से थे? और इनमें जतिननाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, सतीश चंद्र बसु इसकी स्थापना की। पी मित्रा इसके गठन में शामिल थे 1902 में। ठीक है, और भूपेंद्र नाथ दत्त भी थे। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर HSRA कर दिया? ये थे चंद्रशेखर आजाद। भगत सिंह के रिकमेंडेशन पे HSRA कर दिया। 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोजा कोटला मैदान में HRA का नाम बदलकर HSRA कर दिया। आपको पता होगा ये एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना करना चाहता था ये संगठन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, शिव वर्मा थे, याद रखना। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य राम प्रसाद बिस्मिल नहीं थे। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ। यह हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या आर्मी HRA का गठन किया गया। HRA ने पैसा एकत्रित करने के लिए पहली बड़ी कार्रवाई काकोरी में की। 9 अगस्त 1925 को, याद रखना 9 अगस्त 1925 को 10 व्यक्तियों ने लखनऊ के पास एक गांव है काकोरी में 8 डाउन ट्रेन को रोककर रेल विभाग के खजाना लूट लिया। इससे भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया तथा अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह तथा राजेंद्र लाड़ी को फांसी दी गई। याद रखना इनकी डेट मैच करने के लिए कहां पर दी गई। बाद में उत्तर प्रदेश में विजय कुमार सिन्हा, सिम वर्मा और जयदेव कपूर तथा पंजाब में भगत सिंह, भगवती चरण वोरा और सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में HRA को फिर से संगठित करने का प्रयास किया। तो अशफाक उल्ला को कहां फांसी दी गई? शाहजहांपुर में दोस्तों। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में और रोशन सिंह को प्रयागराज में। याद रखना, मैच कर लो। 9 से 10 सितंबर 1928 को फिरोजा कोटला मैदान दिल्ली में उत्तर भारत के युवा क्रांतिकारियों की बैठक, संगठन का नाम HSRA रखा गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन रखा गया। गॉट इट? नेक्स्ट, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने कैसे मार डाला? मुठभेड़ में गोलियों से। उन्होंने नहीं मारा, वो खुद से मारे गए दोस्तों, खुद ही गोली मारी। अल्फ्रेड पार्क में हुआ एक मुठभेड़, जहां पर चारों ओर से स्वयं को गिरा पाकर आजाद ने स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली
तत्कालीन सरकारी रिपोर्ट के अनुसार आजाद की मौत मुठभेड़ में गोलियां लगने से हुई थी, ऐसी इन बेवकूफ अंग्रेजों ने रिपोर्ट बनाई। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बट केशवर दत्त के साथ, इंपोर्टेंट है। भगत सिंह और बट केशवर दत्त ने, याद रखना ये डेट, 8 अप्रैल 1929, दोबारा 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को केंद्रीय विधानसभा में 2 बम और आजादी व क्रांति के नारों के साथ कुछ पर्चे फेंके। तत्पश्चात उन्होंने स्वयं को पुलिस के हवाले कर दिया। केंद्रीय विधानसभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए गए। घटना के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत, इस मुकदमे में नहीं, लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के अंतर्गत 1929 के अंतर्गत इन पर कार्रवाई की गई और 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई। बहुत ही ज्यादा मॉर्निंग डे था वो उस दिन, जिस दिन भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दी गई। दोस्तों, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने। दोस्तों, कहां पर की? 1912 में। रास बिहारी बोस ने 1912 ईस्वी को दिल्ली में वॉयसरॉय होर्डिंग पर बम फेंकने की घटना में, इंडिपेंडेंट लीग, रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस 1912 को दिल्ली में वॉयसरॉय होर्डिंग पर बम फेंकी घटना में मुख्य अभियुक्त थे, किंतु बच निकले। उन्होंने बैंकॉक में इंडियन इंडिपेंडेंट लीग, याद रखना, इसकी स्थापना की। इन्होंने विश्व युद्ध के दौरान जापान द्वारा बंदी बनाए गए जो POW है, प्रिजनर ऑफ वॉर्स, उनको मिलाकर एक आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। उनका नेतृत्व बाद में सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया। 1945 में जापान में इनकी मृत्यु हो गई थी, रास बिहारी बोस की, 1945 में। समझ रहे हैं आप? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने प्रसिद्ध किया? भगत सिंह ने। मुकदमे की सुनवाई के दौरान क्रांतिकारी इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत में प्रवेश करते थे और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, सर्वहारा जिंदाबाद का नारा लगाते हुए अदालत से बाहर आते थे। इंकलाब जिंदाबाद, जिसकी रचना मोहम्मद इकबाल ने की थी, याद रखना, मोहम्मद इकबाल ने, उनका पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया। उन्होंने इस नारे को चर्चित बनाया। यह नारा मशहूर शायर हसरत मोहानी ने एक जलसे में आजादी कामिल की बात करते हुए दिया था। किसने? मशहूर शायर है हसरत मोहानी। ठीक है, नेक्स्ट, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था? एड़ी चोटी का जोर लगाकर CR दास ने, चित्तरंजन दास, इन्हें देश बंधु भी कहते थे। अलीपुर बम कांड में दोस्तों 1908 और 9 के बीच में एक घटना घटी गई। उस सुनवाई में 1 वर्ष तक चलती रही। इस बम कांड के मुख्य अभियुक्त थे अरविंद घोष और बरिंद्र घोष, दोनों भाई थे ये। अरविंद घोष के बचाव में चित्तरंजन दास ने अदालत में बहस की थी और उन्हें बचाया था। काकोरी केस कब हुआ था? 9 अगस्त 1925, याद रखना, वेरी इंपोर्टेंट। किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत। 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन पर डकैती डालकर HRA नामक संगठन के क्रांतिकारी द्वारा खजाने को लूट लिया गया। सरकार ने षड्यंत्र में शामिल 29 क्रांतिकारियों को पकड़ लिया और चंद्रशेखर आजाद, 9 अगस्त 1925, याद रखना, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925, पुलिस पकड़ने में असफल रही। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव के लिए गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस ने बचाव समिति का गठन किया था। कौन? गोविंद बल्लभ पंत, काकोरी केस के मामले में। जिसके अन्य सदस्य थे चंद्रभानुगुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हैजला। याद रखना ये सारा नाम, चंद्रभानुगुप्त, मोहनलाल सक्सेना, अजीत प्रसाद जैन और कृपा शंकर हैजला। काकोरी केस में गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में कांग्रेस की बचाव समिति के मेंबर थे। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र लाड़ी का मुकदमा चलाकर फांसी दी गई। दोस्तों, मैंने बताया कहाँ दी गई थी फांसी। निम्नलिखित में से कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया? चंद्रशेखर आजाद। काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ? 9 अगस्त 1925। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? यह था जगत नारायण मुल्ला, ये था ही मुल्ला। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन में डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूटा गया और यह घटना काकोरी कांड से प्रसिद्ध हुई। सरकार ने समूचे षड्यंत्र का पता लगाकर 29, याद रखना ये डेटा, 29 क्रांतिकारी को गिरफ्तार किया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, इन सबको फांसी दी गई। मुकदमे में सरकारी वकील था जगत नारायण मुल्ला। क्या जरूरत थी इसको, मुल्ले को? निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से जुड़ा नहीं था? भगत सिंह नहीं थे। कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? ये था सूर्यसेन, द मास्टर, द बंगाल के मेन क्रांतिकारी। रोशनलाल, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, ये सब शामिल थे। दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट चर्चा होगी। नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटिंग। निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया?
राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी दी गई थी, गोरखपुर में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक क्रांतिकारी काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं था? तो ये खुदीराम बोस। खुदीराम तो खुदीराम थे भाई, इन्होंने तो मतलब खुदीराम का इससे संबंध था। 30 अप्रैल, डेट याद रखना, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल कुमार चाकी ने किंग्स फोर्ट की बग्गी पर बम फेंक दिया। उनके आरोप में खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को लगभग 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल बिहार में फांसी दी गई। किसको? 11 अगस्त 1908 खुदीराम बोस, द ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज। कौन ग्रेट रिवॉल्यूशनरी थे? तो अप्रैल 1908 में 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल कुरचारी ने किंग्स फोर्ट के बग्गी पर बम फेंक दिया और 11 अगस्त 1908 को 18 वर्ष की आयु में मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दी गई। जबकि काकोरी ट्रेन कांड 9 अगस्त 1925 को राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल को क्या किया गया? इनको भी फांसी दी गई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1924 में जहां किया गया था वह जगह थी कानपुर। ठीक है, एचआरए की बात हो रही है। एचआरए को बनाया गया दिल्ली में, ठुसा कोटला में, ये पढ़ लेना। तो इसके संस्थापक सदस्य चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी। एक बार फिर, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्रनाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी। एचआरए के सदस्य नहीं थे, कौन नहीं थे? ये एचआरए के सदस्य थे शिव वर्मा, ये एचआरएसए के सदस्य थे शिव वर्मा बाद में। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति का जनक कहा गया? बीजी तिलक। किसने कहा? वैलेंटाइन्स रोल। मराठा अंग्रेजी में निकालते थे, केसरी मराठी में निकालते थे। राष्ट्रवाद का जनक कहते थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रवादी समाचार पत्रों के संपादक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को सर वैलेंटाइन्स रोल ने भारतीय शांति का जनक कहा। गीता रहस नामक पुस्तक लिखी तिलक ने, कहा? मांडले जेल में, जब इन्हें मांडले जेल 6 साल की सजा हुई थी और मांडले जेल में इन्होंने गीता रहस के साथ साथ नामक पुस्तक के लेखक तिलक को अभागा राजनीतिक भी कहा गया। अभागा अभागा अभागा, क्योंकि भैया जिस दिन असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया उसी दिन 1 अगस्त 1920 को उनकी मृत्यु हो गई थी और इनकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस मुझसे दूर हो गया है। मतलब सबसे ज्यादा उनके मजबूत डिफेंस थे बाल गंगाधर तिलक गांधी जी के। अशोक आंदोलन प्रारंभ होने के दिन तिलक की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ मौलाना शौकत अली, याद रखना, मौलाना शौकत अली, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मौलाना हसरत मोहानी ने शोक गीत पढ़ा था और इन्होंने उनकी अर्थी को कंधा दिया था। निम्नलिखित में से किसने, ये ऊपर पढ़ा आपने, वैलेंटाइन्स रोल ने कहा था इनको। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना था? आपने ऊपर पढ़ा बाल गंगाधर तिलक साहब को। बाल गंगाधर तिलक किस तरह लोगों में राष्ट्र भावना भरने का कार्य करते थे? वाह 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 वाह। ब्रिटिश सरकार की भारतीयों के विरुद्ध की गई जातियों को अपने पत्र केसरी में, और केसरी आता था मराठी में और मराठा आता था इंग्लिश में। भगवान गणेश के सम्मान में उत्सव मनाया 1893 में और शिवाजी का उत्सव इन्होंने मनाया 1895 में। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके, सही है, 1919 में इन्होंने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र के पक्ष में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? ऊपर बताया मैंने, गोरखपुर। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925, ठीक है, लखनऊ सहारनपुर संभाग वाली ट्रेन 8 डाउन ट्रेन 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में, समझ रहे आप, अशफाक उल्ला खां को दोस्तों फैजाबाद में, सॉरी मैंने शाहजहांपुर बताया, तो फैजाबाद में अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी और राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में, ठीक है, और रोशन लागू को नैनी सेंट्रल जेल वाराणसी में, इलाहाबाद में, सॉरी, फांसी के फंदे पर चढ़ाया गया था। फांसी दी जाने से पूर्व राम प्रसाद बिस्मिल ने कहते हुए दूध पीने से इनकार कर दिया कि अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जेल में, राजेंद्र लाड़ी को गोंडा में, और इन्होंने गाना गाया था कौन सा, ये सोजो बतन वाला। अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ना दूध पीने से इनकार कर दिया, कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। इनको कहां पर फांसी दी गई थी? गोरखपुर में। दोस्तों कितने खतरनाक लोग हुए भाई, इनका कोई मतलब लेवल ही नहीं है। ग्रेट 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 रिवोल्यूशनरीज। क्रांतिकारी को फांसी गोरखपुर में, राम प्रसाद बिस्मिल जी को। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुसलमान का नाम कौन है? अशफाक उल्ला खां, फैजाबाद में। दोस्तों ये रिकॉर्डेड मुसलमान है। एचआरए 9 अगस्त 1925 के उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग में, बता रहा हूँ, 29 क्रांतिकारियों में, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में, रोशन सिंह को कहां पर? प्रयागराज नैनी जेल में, राजेंद्र लाड़ी को कहां पर? गोंडा में। बार बार बताऊंगा, लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? लाला लाजपत राय हुए इनमें। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों नहीं हुए, इनको मौका नहीं मिला।
ठीक है, और इसमें से लाला लाजपत राय। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष स्पेशल अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में समझ रहे हैं आप, असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। असहयोग का प्रस्ताव 1920 में नागपुर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी वी राघवाचारी ने, की थी। वहां पर कहा गया था वह कांग्रेस का 35वां अधिवेशन था। इसी अधिवेशन में देश को पहली बार भाषाई आधार पर प्रांतों में विभाजित करने की बात कही गई थी। 35वां अधिवेशन नागपुर 1920। विपिन चंद्र पाल और तिलक दोनों ने कभी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे, बन पाते इससे पहले तिलक जी का मृत्यु हो गई 1 अगस्त 1920 में। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी थे? ये थे विपिन चंद्र पाल, लाल बाल पाल। महात्मा गांधी की राजनीति में आने से पहले वर्ष 1905 में लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल पहला ऐसा उग्रवादी गुट था जिसने बंगाल विभाजन के विरुद्ध में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? ये थे लाला लाजपत राय, लाल बाल पाल। याद रखना, फिर से याद रखना, बार बार याद रखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि डिग्री लेते समय, कॉन्वोकेशन के समय जब आप अपनी डिग्री लेते हैं ना, टोपी सी पहन के काली वाली, तो अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चला दी? ये थी बीना दास। 1931 का मामला, फरवरी 1932 का मामला है। शांति घोष और सुनीति चौधरी ने गोली मार दी गवर्नर को। क्या डेयरिंग लेडी थी भाई ये लोग। क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण में बंगाल की अनुशीलन समिति जो 1902 में बनी पी मित्रा के द्वारा, और युगांतर जैसे क्रांतिकारी संस्थाएं एक बार फिर से सक्रिय हुई। इसमें बंगाल में हेमचंद घोष तथा नीला नाग ने बंगाल स्वयं सेवक संघ तथा अनिल राय ने श्री संघ नामक संस्था की स्थापना की। वर्ष दिसंबर 1931 में कौमिल्ला के 2 युवतियों, दिसंबर 1931 की डेट याद रखना, कौमिल्ला की 2 युवतियों सुनीति चौधरी और शांति घोष ने कौमिल्ला के जिलाधिकारी डीएम साहब को, बीजी नाम था इनका, याद रखो, बीजी स्टीवेंसन की हत्या कर दी। गोली मार दी इन्होंने, डायरेक्ट पॉइंट ब्लैंक गोली मारी सुनीति चौधरी और शांति घोष ने। बीजी स्टीवेंसन नाम था इनका, याद रखना, कौमिल्ला का जिलाधिकारी था ये। सही किया, बहुत बढ़िया। फरवरी 1932 में बीना दास ने दीक्षांत समारोह के दौरान उपाधि ग्रहण करते समय गवर्नर पर गोली चला दी। समझ रहे हैं आप, क्रांतिकारी लेडीज। निम्नलिखित में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? देखो, लाला लाजपत राय मैजनी को अपना राजनीतिक गुरु माने थे। मैजनी जो है इटली के थे, इटली के क्रांतिकारी थे। मैजनी इटली के राष्ट्रवादी थे। उन्होंने एक स्वतंत्र व एकीकृत इटली की वकालत की थी। ठीक है। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? ये लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को आरोपी बनाया गया था। तो सैंडर्स हत्याकांड हुआ था, उसी को लाहौर षड्यंत्र बोला गया। सैंडर्स मार दिया गया था, उसी को लाहौर षड्यंत्र बोला गया था, जिसमें फांसी हुई थी भगत सिंह को, राजगुरु और सुखदेव को। तो 1929 में एक कांड हुआ था लाहौर षड्यंत्र, और सैंडर्स की हत्या भी उसी समय की थी। ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन आया और उसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद ये क्रांतिकारी इतने एक्टिव हो गए कि सैंडर्स को इन्होंने एकदम पॉइंट ब्लैंक पे उड़ा दिया। उसके मामले में क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए, उन पर लाहौर षड्यंत्र कांड के मामले में केस चला। यही जतिन दास अपनी मांगों को पूरा करने के लिए भूख हड़ताल पर चले गए और 64 दिन में वो शहीद हो गए। जतिन दास बहुत ही क्रांतिकारी थे। 64 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया और शहीद हो गए। जेल में भूख हड़ताल 64 दिन तक किसने की? ये जतिन दास ने की, याद रखना। एक क्रांतिकारी ने 24 साल विभिन्न जेलों में व्यतीत किए, जिनमें से विभिन्न अवसरों पर कुल मिलाकर वह 2.5 वर्ष भूख हड़ताल पर रहा। उसका नाम था योगेश चंद्र चटर्जी। इट्स ए ग्रेट क्वेश्चन, इट्स ए ग्रेट आंसर। योगेश चंद्र चटर्जी कैसे कैसे क्रांतिकारी हुए हैं भैया। अब यहाँ तो खाना ना मिले तो आदमी लड़ पड़ता है। योगेश चंद्र चटर्जी मूलतः बंगाल के प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे बंगाल की अनुशीलन समिति जो पी मित्रा ने 1902 में बनाई थी, वह संयुक्त प्रांत जो आजकल का यूपी है, उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। उन्होंने काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 में आजीवन कारावास का दंड मिला। किसको? योगेश चंद्र चटर्जी जी को। इस दौरान वे 24 साल विभिन्न जेलों में रहे। 24 साल, समझ रहे हो, आधा जीवन बेचारों का खत्म। बेचारों का क्या अंग्रेज से भाई, हरामी। कुल मिलाकर 2.5 वर्ष जितना समय भूख हड़ताल में व्यतीत किया। इनकी पुस्तक का नाम है इन सर्च ऑफ फ्रीडम। ये पुस्तक आ सकती है भाई योगेश चंद्र चटर्जी की, वेरी इंपोर्टेंट। इन सर्च ऑफ फ्रीडम योगेश चंद्र चटर्जी की बुक है। 24 साल बेचारे जेल में रहे दोस्तों। ग्रेट 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 रिवोल्यूशनरी। निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता थे? अरविंद घोष। अरविंद घोष प्रारंभिक उग्रवादी नेता थे। बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे भैया ये, जो बाद में पांडिचेरी में संत हो गए। जबकि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नौरोजी और महादेव गोविंद राणा प्रसिद्ध उदारवादी नेता रहे।
निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रांतिकारियों की जननी के रूप में जाना जाता है? यह मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा का जन्म 1861 में मुंबई के पारसी परिवार में हुआ और ये दादा भाई नौरोजी की सचिव भी रही दोस्तों। परिजनों ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया, किंतु वहां पढ़ाई में मन नहीं लगा और भारत की स्वतंत्रता के लिए श्यामजी कृष्ण वर्मा के संगठन, क्या नाम था उनका, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905, भूल गए आप। 18 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित विश्व समाजवादी देशों का सम्मेलन, वर्ल्ड सोशलिस्ट कंट्रियों का कॉन्फ्रेंस हुआ। भारत का सर्वप्रथम झंडा फहराया इन्होंने। 1934 में भारत लौटी और इस झंडे में कौन कौन, वीडी सावरकर, इनके अपने हस्बैंड, वो सब शामिल थी। भारत लौटी और आजादी के लिए काम करती रही। 1934 में लौट कर आई, ये क्वेश्चन आ सकता है। उनकी इस क्रांति दर्शिता के कारण उन्हें भारतीय क्रांतिकारी की जननी कहा जाता है। क्या? भारतीय क्रांतिकारी की जननी मैडम भिकाजी कामा। किसने कहा था? आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषता हैं। ये था शेर भगत सिंह राणा। भाई इनकी तो बात ही अलग। आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं। उपयुक्त कथन भगत सिंह जी का है। उन्होंने जेल यात्रा के दौरान विभिन्न पत्र व्यवहारों में ऐसा कहा था। इनमें से वह कौन प्रथम भारतीय थे जिसको पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जेल भेजा गया? बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन में कितनी बार जेल भेजा अंग्रेजों ने? अपने पत्रकार के रूप में कर्तव्य निर्वहन करते हुए बाल गंगाधर तिलक प्रथम भारतीय पत्रकार थे जिन्होंने अंग्रेजों ने जेल भेज दिया। 1882 में उन्होंने सरकार ने 4 माह का कारावास दिया। कब? 1882 में। समझ रहे हैं आप? हंटर आयोग भी आया था उस समय, क्योंकि तिलक ने अंग्रेजों के कोल्हापुर के महाराज के प्रति दृष्टता करने पर, अंग्रेजों ने कोल्हापुर का महाराज था उसके दृष्ट करने में अंग्रेजों की निंदा कर दी, खतरनाक निंदा करते थे आदमी। 1897 में 1897 में उन्हें चापेकर बंधुओं को 2 अंग्रेजों की हत्या करने के लिए उकसाया जा, ऐसा आरोप लगाया उन्होंने। चापेकर बंधुओं ने 2 अंग्रेजों को नृशंस हत्या कर दी और 18 मास के कड़ी कारावास का दंड मिला इन्हें इस पत्रकारिता के रूप में। दोस्तों, भारत में आधुनिक राष्ट्र आंदोलन के विकास में निम्नलिखित में से कौन एक कारण उत्तरदायी नहीं था? ये बात कर रहे हैं आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन की। ब्रिटिश शासन का प्रभाव हरामी था, सही है। आधुनिक शिक्षा का आरंभ हो चुका था, ये भी सही है। मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का उदय हो चुका था और राजनीतिक विविधता, ऐसा कोई खास कारण नहीं था, तो ये डी नहीं है। भारत में आधुनिक राष्ट्र आंदोलन के विकास में कई कारण जिम्मेदार रहे दोस्तों। सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ, भारत की राजनीतिक एकता बढ़ी, ऐतिहासिक अनुसंधान शुरू हो गई, पश्चिम शिक्षा का प्रभाव होने लगा, भारतीय समाचार पत्र तथा साहित्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे, नौकरियों में भारतीय के साथ पक्षपात, यातायात तथा संचार के साधनों का विकास हुआ, तो लोग ना कनेक्टिविटी बढ़ गई। विदेशी आंदोलन का प्रभाव, लॉर्ड लिटन की अन्यायपूर्ण नीति, एल्बर्ट विल्पर विवाद, जो लॉर्ड लिटन था, ठीक है, इसको लिटिल कर देते अगर इस समय होता तो। अब बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र मुकदमे के परिणामस्वरूप किनको फांसी हुई दोस्तों? मैंने ऊपर बताया था, राम प्रसाद बिस्मिल नहीं हुई, तीनों थे ABC। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में फांसी हुई थी काकोरी षड्यंत्र केस में 9 अगस्त 1925 में दोस्तों। तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमे में 23 मार्च 1931 को किसको? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये हुआ था 1929 में, ठीक है। लाहौर सैंडर्स की हत्याकांड में, सैंडर्स के हत्याकांड को ही लाहौर बम कांड बोला था, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा बोला था। काकोरी षड्यंत्र केस में राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन, राजेंद्र दाढ़ी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खां को, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, रोशन लाल को दोस्तों नैनी जेल हैदराबाद में, इस समय प्रयागराज हो चुका है, राजेंद्र दाढ़ी को गोंडा में और अशफाक उल्लाह खां को कहां पर? फैजाबाद में फांसी दी गई थी। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, किसके द्वारा ऐसा कहा गया था? भगत सिंह। क्या बात है भाई, इतनी कम उम्र इतनी बड़ी विचारधारा, ये भगत सिंह ही कह सकते हैं। क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है, भगत सिंह ने कहा था बम और पिस्तौल क्रांति नहीं बनाते, क्रांति की तलवार विचारों के उभरे हुए पत्थर पर तेज की जाती है। निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक गणपति त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार में बदल दिया? इसे एक राजनीतिक रंग दिया, यानी कि राजनीति को, मतलब धर्म को राजनीति में किसने प्रो दिया? ये थे तिलक, और गणपति त्योहार चलाया 1893 के आसपास इन्होंने, ठीक है, तिलक साहब ने 1893। देखो मुझे भी डेट याद हो रही है हल्की हल्की, राजनीतिक रंग दे दिया। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, रिवीजन 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 करते रहो। उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में, यह गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, डेट याद रखो, माइंड में एक एक चीज याद होनी चाहिए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की, सूरत फूट हुई 1907 में, उन्होंने उदारवादियों का नेतृत्व किया, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका पहुंचकर गांधी जी के साथ महत्वपूर्ण सेवा की, उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना की और द सोशलिस्ट
सोशलिस्ट और द इंडिया नामक संस्था की स्थापना की। सोशलिस्ट उनका न्यूज़पेपर था। किसके बारे में? ये गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी नरमपंथी दल के नेता थे। 1905 में बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ, वहां भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की अध्यक्षता की। एक प्रमुख समाज सुधारक थे। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले के एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे इनके गुरु थे दोस्तों। 1912 में गांधी जी के आमंत्रण पर ये दक्षिण अफ्रीका गए, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले 1912 में गांधी जी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अफ्रीका बुलाया, वहां आंदोलन रहित लोगों का सहयोग किया। इन्होंने ये याद रखना। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आई दोस्तों? कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण, याद रखना। तो नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, कांग्रेस में नरमपंथी और गर्मपंथी 1907 में सूरत स्प्लिट्स में अलग हो चुके थे। तो कांग्रेस में नरमपंथी उग्रवादियों में मतभेद के कारण 1919 ईस्वी में अस्तित्व में, याद सकते हो 1919 में। यार कितना घिसपिच हो रही है, मिटा दूं क्या? मिटा दूं क्या? डिलीट। ये 1919 में दोस्तों, 1919 में अस्तित्व में आई। नरमपंथियों ने मॉन्टेगू रिपोर्ट का स्वागत किया। नरमपंथी जो लिबरल थे वो मॉन्टेगू रिपोर्ट यानी वो चाहते थे प्रे, पिटिशन और प्रेयर के द्वारा, जबकि गर्मपंथियों ने इसका विरोध किया। इसी के परिणाम स्वरूप नरमपंथी नेता सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो ये एस एन बनर्जी जब चाहते तब कुछ ना कुछ बना देते थे, इतने इंटेलिजेंट थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी स्थापना की 1919 में। किसने? एस एन साहब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया? ये थे बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, भारत के बेताज बादशाह, हिंदू राष्ट्रवाद के पिता जैसी उपाधियों से विभूषित बाल गंगाधर तिलक का जन्म महाराष्ट्र में हुआ। तिलक का विचार था कि भारत की राजनीतिक मुक्ति अनुनय विनय और निवेदन से न होकर दृढ़ कथन एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई से संभव है। अतः राजनीतिक अधिकारियों के लिए अपने राइट्स के लिए लड़ना पड़ेगा। दामोदर हरि चापेकर को किस तिथि को फांसी दी गई थी? बताइए दोस्तों। 18 जून, 18 मार्च, ये भाई 18 अप्रैल 1898 को। डेट कितनी क्लोज है? दामोदर हरि चापेकर 18 अप्रैल, ए 4 अप्रैल, दामोदर हरि चापेकर 1898 1898 को फांसी दी गई दोस्तों। दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाइयों बालकृष्ण चापेकर एवं वासुदेव चापेकर को चापेकर बंधुओं के नाम से जाने जाते थे। दो भाई थे, दामोदर हरि चापेकर और उनके दो भाई थे बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव, दामोदर वासुदेव बालकृष्ण, ठीक है। इनमें से दामोदर हरि चापेकर का जन्म 24 जून 1869 को हुआ पुणे महाराष्ट्र में। इनके पिता का नाम था हरिपंत चापेकर। 18 अप्रैल 1898 को दामोदर हरि चापेकर को फांसी दी गई थी। लाहौर षड्यंत्र मामले में फांसी हुई, याद रखना, 1929 में हुआ था भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। 1 3 4 5 डी इज योर आंसर। एलिमिनेशन। लाहौर षड्यंत्र मामले में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। लाहौर षड्यंत्र केस कब चला? 5 मई 1930 से 11 सितंबर 1930 तक चला दोस्तों। वीडी सावरकर ने वर्ष 1906 में अपना भारत का स्थापना निम्न शहर में से की। 1904 में अपना भारत की स्थापना नासिक शहर से की थी दोस्तों। वीडी सावरकर ने अपना भारत अनुशीलन समिति और अपना भारत में डिपेंड है, याद रखना, डिफरेंस है, ठीक है। और वो कौन सा? अभिनव भारत। 1904 में अभिनव भारत की स्थापना नासिक शहर महाराष्ट्र से हुई। ज्ञातव्य कि 1899 में स्थापित मित्र मेला नामक संस्था ही कालांतर में एक, यानी कि जो 1899 में मित्र मेला जो संस्था थी उसी को भविष्य में आकर क्या बना दिया? अभिनव भारत समाज बना दिया रातों रात। एक गुप्त सभा बनी अभिनव भारत समाज, जो नासिक शहर महाराष्ट्र में किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट, क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करते हैं। अब हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे? हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ, ये थे यतीन्द्रनाथ, अजय घोष एवं फणींद्र घोष दोस्तों। यतीन्द्रनाथ, अजय घोष और फणींद्र घोष, ठीक है। सितंबर 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में आयोजित एक सभा में भगत सिंह और उनके पंजाब समूह संयुक्त प्रांत से सचिन सान्याल के भाई यतीन्द्रनाथ और अजय घोष और बिहार के फणींद्र घोष ने मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ की स्थापना की। इंपोर्टेंट है, 1928 सितंबर में। नीचे संगठनों की सूची है, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। अभिनव भारत,
जो 1904 में कहां पर, नासिक में हुआ था, अभी मैंने बात हुई है, ऊपर बात की, नासिक में अपना भारत 1904 में किसके द्वारा, बीडी सावरकर, ठीक है। और अनुशीलन समिति 1902 किसके द्वारा, पी मित्रा के द्वारा, वरिंद्र कुमार घोष के द्वारा। न्यू नेशनलिस्ट पार्टी और इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन, तो इनमें से सिर्फ दो थे, कौन, एक और दो दोस्तों, कौन है ये है आपका अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ठीक है। तो बी इज योर आंसर, क्या है, अभिनव भारत, इसकी स्थापना 1904 में नासिक में बीडी सावरकर ने की। बीडी सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेला ही एक गुप्त सभा बनी, भारत अभिनव भारत बनी 1904 में। अभिनव भारत की शाखा महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक व मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई। 1906 में बीडी सावरकर लंदन चले गए। 1906 में अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम सिखाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। समझ रहे आप, ये जो अभिनव भारत 1904 में बना, इसने पांडुरंग महादेव बापट को, याद रखना, रूसी क्रांतिकारी से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था, पेरिस फ्रांस। सेलुलर जेल में बीडी सावरकर के साथ भाई परमानंद और आशुतोष लाड़ी ने भी बंदी जीवन व्यतीत किया। तो पूछा गया क्वेश्चन, तो बीडी सावरकर के साथ अंडमान में सेलुलर जेल में भाई परमानंद और आशुतोष लाड़ी। अनुशीलन समिति की बात करेंगे, इसका पुनर्गठन 1907 में, 1902 में यह स्थापित हुई थी। कलकत्ता में पी मित्रा, जतिन्द्रनाथ बनर्जी, वरिंद्र कुमार घोष, भूपेन्द्र दत्त, इन्होंने इसका स्थापना की थी 1902 में। इसका प्रमुख उद्देश्य था खून के बदले खून, किसका, अनुशीलन समिति का। इस समिति का निर्माण एक व्यायामशाला के रूप में हुआ था। इसका नाम एम.एन. रॉय ने सुझाया था। 1906 में इसका पहला सम्मेलन कलकत्ता में हुआ। कलकत्ता में सुबोध मलिक के घर में हुआ था। इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, इंडियन पैट्रियट एसोसिएशन की स्थापना 1883 में सर सैयद अहमद खान ने की थी। इस संगठन का उद्देश्य मुसलमानों में अंग्रेजी राज के लिए समर्थन प्रदान करना था, ऐसे ही मूल्य थे कुछ। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में दोस्तों। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ शुरू किया था, ये था विनायक दामोदर सावरकर। बीडी सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का नाम क्या था, अभिनव भारत, कब, 1904 में, नासिक में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट चर्चा होगी भैया, नेक्स्ट चर्चा देखो, समझो एक बार। युगांतर समिति की स्थापना दोस्तों अप्रैल 1906 में अरविंद घोष और उनके भाई वरिंद्र घोष के नेतृत्व में कलकत्ता में की गई थी। यह अनुशीलन समिति के भीतर एक आंतरिक समूह बनकर उभरा। ये कौन सा, ये युगांतर समिति 1906 अप्रैल में, ठीक है। और अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, 1904 में, हमने बताया 1902 में, सॉरी। HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में। अभिनव भारत आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1904 में बीडी सावरकर के द्वारा 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना हुई। जेल जिसमें विनायक दामोदर सावरकर, भाई परमानंद और आशुतोष लाड़ी ने अपने बंदी जीवन व्यतीत किया, सेलुलर जेल थी अंडमान की, ठीक है। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने 1904 में, और 1906 में ये विदेश चले गए, अंग्रेज और लंदन चले गए। बीडी सावरकर से संबंधित कथनों पर विचार करना कौन सा सही है। उनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ, 1883 में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर पंत सावरकर था। उनकी माता का देहांत 1901 में हुआ। उनके जीवनी के लेखक धनंजय कीर थे। कौन सा उनका सही नहीं है, सी वाला। बीडी सावरकर का पूरा नाम था विनायक दामोदर सावरकर, राष्ट्रवादी नेता। जन्म 28 मई 1883, याद रखना। मृत्यु 26 मई 1966। उनकी माता का नाम राधाबाई, पिता का नाम था दामोदर पंत सावरकर। धनंजय कीर एक भारतीय जीवनी लेखक थे जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक, याद रखना, बाल गंगाधर तिलक की जीवनी धनंजय कीर ने, बीडी सावरकर की भी, BR अम्बेडकर आदि हाई प्रोफाइल नेताओं की और सामाजिक कार्यकर्ताओं की जीवनी धनंजय कीर ने लिखी। और उनकी माता का, ये गलत है, उनकी माता का जो है नाम राधाबाई था। उनकी माता का देहांत 1901 में नहीं हुआ था, तो सी इज नॉट राइट। निम्नलिखित में से किन्हें बंबई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था, मेहता, बदरुद्दीन तहता, तेलंगजी तैयबजी। बंबई के फिरोजा मेहता थे, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग। दोस्तों केटी तेलंग ने ही भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, बंबई त्रिमूर्ति कहते थे। 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल, निम्नलिखित में से कि शिमला, लॉर्ड मिंटो आ चुका था करजन के बाद, करजन जा चुका था और मिंटो आ चुका था। वर्ष 1906 में शिमला में मुस्लिम लीग का प्रतिनिधिमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। मुस्लिम लीग के इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व आगा खान ने किया था। प्रतिनिधिमंडल ने प्रांतीय, केंद्रीय व स्थानीय निकायों में निर्वाचन हेतु मुसलमानों के लिए विशिष्ट स्थिति की मांग की थी।
इस शिमला और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधिमंडल में 1906 में। और उस समय कौन था? लॉर्ड मिंटो। कर्जन जा चुका था और मिंटो आ चुका था। किस बात के भाई? किस बात के ये लॉर्ड है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस सुमेलित है अमीरचंद। काकोरी षड्यंत्र केस अस्फाकुल्ला जिन्हें फैजाबाद में फांसी हुई। लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास 1929 का। नासिक षड्यंत्र केस में रासबेरी बॉस नहीं है, ये काकोरी। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 1910 का, याद रखना नासिक षड्यंत्र केस, क्योंकि विनायक सावरकर को निर्वासन और 26 रन को कारावास हुआ था। इसमें ए जैक्सन को गोली मार दी गई थी, उसको हत्या कर दी गई थी, वहां का गवर्नर था। नासिक षड्यंत्र केस दोस्तों 1909 से 1910 तक का, डेट याद रखना। विनायक दामोदर सावरकर को निर्वासन, एग्जाइल कर दिया गया और 26 रन को कारावास। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद को फांसी दी गई, याद रखना। दिल्ली षड्यंत्र केस 1912 का है। नासिक षड्यंत्र केस क्रोनोलॉजी में पूछ सकते हैं, तो नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 10 का, विनायक सावरकर और निर्वासन किया गया। दिल्ली षड्यंत्र केस मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी एवं बाल मुकुंद का। और काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 का, राम प्रसाद बिस्मिल, अस्फाकुल्ला का, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अस्फाकुल्ला को फैजाबाद में, रोशन लाल को नैनी इलाहाबाद में, राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में। लाहौर षड्यंत्र केस 1929-30, बार बार रिपीट करा रहा हूं, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई। रासबेरी बॉस का संबंध मुख्यतः दिल्ली षड्यंत्र केस से था दोस्तों। रासबेरी बॉस का किससे था? मुख्यतः रासबेरी घोष का संबंध मुख्यतः दिल्ली षड्यंत्र केस से भी था और काकोरी षड्यंत्र केस से था। रासबेरी बॉस का दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल का नहीं। तो रासबेरी बॉस किसे? 1912 के दिल्ली षड्यंत्र केस। नासिक षड्यंत्र केस 1909 से 10, दिल्ली षड्यंत्र केस 1912, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 और लाहौर षड्यंत्र केस 1929 से 30 तक का है। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली फुरसा कोटला में। सचिन नाथ सन्याल द्वारा स्थापित HRA, इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में। नाम बदलकर HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किया गया 10 सितंबर 1928 में। दिल्ली के फुरसा कोटला मैदान में संस्थापक थे चंद्रशेखर आजाद कर दिया गया। इस क्रांतिकारी संगठन का मुख्य उद्देश्य था समाजवाद की स्थापना करना। इसमें सब लोग बहुमत के निर्णय को मानने के लिए बाध्य थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य नेताओं में उत्तर प्रदेश के यूपी से विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, पंजाब के भगत सिंह और भगवती चरण बोरा और सुखदेव थे दोस्तों। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन थे इसमें? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में ये क्वेश्चन आ रहा है 10 सितंबर 1928 को, ये फुरसा कोटला दिल्ली में। तो विजय कुमार सिन्हा उत्तर प्रदेश से, उसके बाद शिव वर्मा, जयदेव कपूर तथा पंजाब के भगत सिंह, भगवती चरण बोरा और सुखदेव थे। HSRA 10 सितंबर 1928 को दिल्ली में, ठीक है। इसकी स्थापना किसने की? चंद्रशेखर आजाद ने की। यूपी से कौन थे? विजय कुमार सिन्हा, शिव वर्मा, जयदेव कपूर। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? 1929-30 का मामला मैंने बताया। राम प्रसाद हटा दो, 3-4 सुखदेव और राजगुरु, रोशन सिंह भी नहीं है। तो लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए, ये मैं बता रहा था आपको, क्रांतिकारी ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में, स्कॉट को मारना चाहते थे, धोखे में सैंडर्स और उसके रीडर चरण सिंह की लाहौर में हत्या कर दी। तो लाला लाजपत राय की हत्या के बदले क्रांतिकारी ने 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट के धोखे में सैंडर्स और उसके रीडर नाम था चरण सिंह, पूछ सकता है, लाहौर में खतरनाक हत्या कर दी। 1929 में केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंकने पर कुछ अन्य षड्यंत्रों को जोड़कर लाहौर षड्यंत्र मामला बना। इस कांड का आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई 23 मार्च 1931 को। रिवॉल्ट ग्रुप, इन सब की चर्चा करनी बताऊं। पंजाब नौजवान सभा, भारत सभा 1926 में भगत सिंह, रिवॉल्ट ग्रुप सूरसेन द मास्टरदा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन चंद्रशेखर। तो मैं बात करूं तो आएगी 5, 1, 2, 4, कहां है? डी इज योर आंसर। राम प्रसाद बिस्मिल उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले थे। इन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 के सदस्य थे। काकोरी ट्रेन डकैती में 9 अगस्त 1925 को उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सरफरोशी की तमन्ना कविता लिखी राम प्रसाद बिस्मिल ने। हिंदुस्तान गणतांत्रिक संगठन के समय चंद्रशेखर आजाद ने HSRA 10 सितंबर 1928 का गठन दिल्ली में किया। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब या पंजाब केसरी का नाम से जाने जाते थे। साइमन कमीशन 1927 में गठित और 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा।
भगत सिंह द्वारा पंजाब नौजवान सभा भारत सभा का गठन किया गया था तब 1926 में। सितंबर 1928 में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 10 सितंबर को एचआरए में मैंने बताया। और भाई हिंदुस्तान सोशल और रिवॉल्ट ग्रुप किसने की? सा चटगांव क्रांतिकारी आंदोलन को चलाने वाले द मास्टर द सूरसेन रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना की। दोस्तों देखो मैं ऐसे बढ़ा हूं, थोड़ा आपको इंटरेस्ट बना रहे। राजेंद्र लाहिड़ी, मैं एक एक चीज बताऊंगा बहुत बड़ी वाली। राजेंद्र लाहिड़ी को दोस्तों गोंडा जेल में फांसी दी गई, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में, रोशन सिंह को इलाहाबाद नैनी में, रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में। 1 2 4 3 कहीं हो तो लगा दो, ए इज योर आंसर। ठीक है, देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलत मत करना। राजेंद्र लाहिड़ी गोंडा में, सुखदेव को लाहौर सेंट्रल, सुखदेव राजगुरु भगत सिंह 23 मार्च 1931 लाहौर सेंट्रल जेल में, रोशन सिंह इलाहाबाद नैनी जेल में, रामप्रसाद बिस्मिल गोरखपुर जेल में। ठीक है, अशफाक उल्लाह कहां पर? फैजाबाद में। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता से पूर्व पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट की हत्या का प्रयास किया था? ये थे गोपीनाथ साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है याद। कौन से क्रांतिकारी नेता ने कलकत्ता में पूर्व पुलिस कमिश्नर था चार्ल्स टैगार्ट, इसकी हत्या की थी? गोपीनाथ शाह ने कोशिश की। गोपीनाथ शाह एक बंगाली युवा क्रांतिकारी थे। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर चार्ल्स टैगार्ट के बढ़ते अत्याचार से क्षुब्ध होकर उन्होंने उसकी हत्या करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बच गया। गोपीनाथ शाह 12 जनवरी 1924 को किए गए प्रयास में उससे पुलिस आयुक्त को पहचानने में चूक हो गई, फलतः एक अन्य अंग्रेज मारा गया। तदुपरांत उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दी गई। भाई पकड़ना नहीं चाहिए था, पकड़े क्यों गए? बम का दर्शन किसके द्वारा लिखी गई है? ये भगवती चरण बोरा। दिसंबर 1929 में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश वायसराय की गाड़ी को बम सुड़ाने का असफल प्रयास किया। गांधी जी ने इस घटना की निंदा करते हुए यह कटुतापूर्ण लेख बम की पूजा लिखा। कटुतापूर्ण लिखा, बम की पूजा किसने लिखा? गांधी जी ने। इस लेख की प्रतिक्रिया देते हुए भगवती चरण बोरा ने बम का दर्शन नामक लेख लिखा था, भगवती चरण बोरा ने दोस्तों। ठीक है, और बम की पूजा किसने लिखा? गांधी जी ने। अब आते हैं मुस्लिम लीग गठन एवं कार्यप्रणाली। मुस्लिम लीग भैया नहीं होनी चाहिए थी स्थापित, कैसी बातें कर दी जिन्ना साहब। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम लीग के संस्थापक थे? आगा खां और सलीमुल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 30 दिसंबर 1906 को, दी डेट याद रखना, 30 दिसंबर 1906 को आगा खां और सलीमुल्लाह खां द्वारा की गई। जबकि वर्ष 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा का स्थापना, लंदन में 1908 में इसकी शाखा की स्थापना सैयद अमीर अली, कहां पर? 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा की स्थापना सैयद अमीर अली द्वारा की गई थी। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे अध्यक्ष कौन थे? नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। क्या नाम है? प्रथम अध्यक्ष थे नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, और इसका हेडक्वार्टर कहां था? लखनऊ में। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष नवाब वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? कराची, पाकिस्तान में। इस समय पाकिस्तान में, पहले इंडिया में था। मुस्लिम लीग के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक कमेटी बनी, जिसके संयुक्त सचिव थे नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क नियुक्त किए गए। नवाब मोहसिन उल मुल्क और वकार उल मुल्क इसके संयुक्त सचिव थे। इस कमेटी ने लीग के जो कानून कायदे बनाए 29 दिसंबर 1907 को कराची में हुए मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में स्वीकार किया। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 30 दिसंबर 1906। इसकी स्थापना हुई थी, सॉरी, तो 30 दिसंबर 1906 को हुई ढाका में। कहां पर? बांग्लादेश में प्रेजेंट। मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में की गई थी। मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के अधिवेशन में नवाब वकारुल मुल्क इस कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष थे। लीग का वार्षिक अधिवेशन 1907 में कराची में संपन्न हुआ, जिसमें लीग का संविधान स्वीकृति किया गया। मुस्लिम लीग के संविधान के प्रावधानों के अनुसार लीग का प्रथम वार्षिक अधिवेशन वर्ष 1908 में अमृतसर में हुआ। अगर ऐसा माना जाए तो वार्षिक अधिवेशन की बात करें तो ये 1906 नहीं 8 है। कहां पर? 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था पहला अधिवेशन। भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति कौन था? ये था मोहम्मद इकबाल। कौन सा? भारत के मुसलमानों के लिए व्यक्ति कौन था मांग करने वाला? भारत के मुसलमानों के लिए सर्वप्रथम एक अलग राज्य की मांग करने वाला व्यक्ति था मोहम्मद इकबाल थे। इन्हें पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है मोहम्मद इकबाल को। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पृथक राज्य की मांग की थी। 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन था इलाहाबाद में। इकबाल ने सारे जहां से अच्छा गीत, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का गीत की रचना की। मुसलमानों के लिए एक पृथक स्वदेश जैसे पाकिस्तान कहा जाए, यह विचार कैम्ब्रिज के एक अनुसंधानात्मक विद्यार्थी रहमत अली ने दिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई? 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। ऑलराइट, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक है दोस्तों, कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक है नाउ और नेवर आर वी लिव और पेरिस फॉर एवर। वर्ष 1935 में
कैम्ब्रिज पैम्पलेट 1935 में कैम्ब्रिज पैम्पलेट का शीर्षक था नाउ और नेवर, आर वी टू लिव और पेरिस फॉरएवर। पेरिस, ये वाला पेरिस है, वो पेरिस नहीं, फ्रांस वाला नहीं। इस पैम्पलेट में पाकिस्तान शब्द का प्रथम बार प्रस्तुत किया गया था। इसमें रहमत अली ने लिखा था कि इनके साथ इनके मित्रों मोहम्मद असलम खां, मोहम्मद सादिक व इनायतुल्लाह खान ने पृथक पाकिस्तान का विचार दिया। कौन थे? रहमत अली के मित्र थे मोहम्मद असलम खां और मोहम्मद सादिक व इनायतुल्लाह खान। राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था, यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाए तो भारत की सांप्रदायिक प्रश्न का स्थायी हल भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है। तो मेरी इच्छा यह होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया राज्य बना दिया जाए। पाकिस्तान शब्द के जनक कौन है? चौधरी रहमत अली। इस शब्द की बात हो रही है। निम्नलिखित में से किस युग ने प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? मोहम्मद असलम खां और चौधरी रहमत अली, ये दोनों दोस्त थे। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में दो राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था? यह था लाहौर अधिवेशन 1940। दो राष्ट्र का सिद्धांत तो मुस्लिम लीग का अधिवेशन था 1940 में। गॉट इट? ठीक है। तो मार्च 1940 के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में जिन्ना ने कहा कि प्रांतीय स्वायत्तता ने यह सिद्ध कर दिया है कि भविष्य में मुसलमानों को हिंदू बहुमत के अधीन शासित होना पड़ेगा। हिंदू बहुमत के अधीन भविष्य की बात हुई थी। इसलिए जिन्ना ने यह भी घोषणा की कि किसी भी दृष्टिकोण से मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं वरन एक राष्ट्र है और एक राष्ट्र के लिए एक भौगोलिक क्षेत्र, राज्य और स्वदेश आवश्यक है। इसी अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका मुख्य आधार यह था कि भारत के लिए कोई संविधान मुसलमानों को उस समय तक स्वीकार्य नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों का एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में M.A. जिन्ना ने अभिव्यक्ति किया था? एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। ये था दोस्तों कौन सा? मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1940 की बात हो रही है। मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम कब रखी? मुस्लिम लीग ने वर्ष 1940 में लाहौर अधिवेशन में इसकी मांग रखी थी। वह कौन सी तिथि थी जो मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया था? 23 मार्च 1943। ठीक है, कौन सी थी? 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को अंग्रेजी सरकार ने दमन चक्र चलाकर जेलों में बंद कर दिया। परंतु दूसरी ओर मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1943 को पाकिस्तान दिवस मनाया। 23 मार्च 1943 याद रखना। तथा सभी मुसलमानों को कहा कि पाकिस्तान ही मुसलमानों का राष्ट्रीय उद्देश्य है। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ये रखा था खलीकुज्जमा ने। खलीकुज्जमा ने 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा? खलीकुज्जमा। मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में हुए मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में जो 1940 में हुआ था, जिसमें मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग को स्वीकृति प्रदान की और खलीकुज्जमा ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव लीग के सामने रखा था। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की? ये थी 16 अगस्त 1946 1946। याद रखना। वायसराय के अंतरिम सरकार के फैसले को नामंजूर करते हुए मुस्लिम लीग ने स्वतंत्र और पूर्ण प्रभुत्ता संपन्न पाकिस्तान राज्य की स्थापना के लिए सीधी कार्रवाई के लिए तैयार हो गई। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की शुरुआत कर दी, जिसका उद्देश्य 16 अगस्त 1946 सीधी कार्रवाई डायरेक्ट एक्शन डे, जिसका उद्देश्य सांप्रदायिक दंगे फैलाना तथा आतंक का माहौल बनाकर यह सिद्ध करना कि हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। इस कार्रवाई में नोआखली दंगे का प्रमुख केंद्र रहा। दंगे के दौरान लगभग 6000 लोग मारे गए और 20,000 लोग या तो घायल हुए या उनके साथ बलात्कार किया गया। दोस्तों समझ रहे हैं आप? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? डेट्स याद रखना, डोंट बी अंडरएस्टिमेट। 1939 ईस्वी में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। ये आया था क्वेश्चन, कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र कब दिया? 1939 में। ठीक है, तो 1939 में तभी मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट, 22 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग, ठीक है, 22 मार्च 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुक्ति दिवस कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के उपलक्ष्य में मनाया गया।
कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय वायसराय द्वारा भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल करने के कारण लिया गया था। ठीक है, कौन सा? कांग्रेस द्वारा प्रांतीय एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के त्यागपत्र का निर्णय वायसराय द्वारा भारतीयों से बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के कारण लिया गया था। तो 1939 में जब प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया, ये तब की बात हो रही है। डी इज योर ऑप्शन। 1939 की बात हो रही है। 1926 में जब स्वराज पार्टी के प्रांतों में बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, ये याद रखना, ये डेट भी। 1929 में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी रावी नदी पर, कहां पर? लाहौर में। 1932 में जब सरकार ने कांग्रेस का अवैध घोषित किया, लेकिन सरकार ने 1932 में कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया। ये डेट है 1932, मैं डेट्स बता रहा हूं आपको। किसके आह्वान पर मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम मुक्ति दिवस मनाया गया? किसके आह्वान पर यह मनाया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना। मुस्लिम लीग दिवस मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? आपको पता है, मैंने ऊपर डेट बताइए। मुस्लिम लीग दिवस कब मनाया गया? मुस्लिम लीग दिवस, ये सीधी कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946। और मुस्लिम लीग दिवस मनाया पाकिस्तान दिवस, मतलब 23 मार्च 1943। भाई बार बार रिवाइज करा रहा हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को ही था। सी है इसका, ए सही है परंतु आर गलत है। लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया। वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को था, ऐसा नहीं है, गलत। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर राष्ट्रीय उद्देश्य पूर्ति में शामिल करने को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। वस्तुतः लीग कांग्रेस को सवर्ण हिंदुओं की संस्था मानती थी, जबकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक संस्था थी जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति था। मुस्लिम लीग अपने को मुसलमानों का वास्तविक प्रतिनिधि मानती थी, लेकिन उसका दावा सत्य से दूर एक एवं अतार्किक था, क्योंकि लीग को 1937 के चुनाव में प्रदर्शन निराशाजनक था और मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी सरकार बनाने में सफल नहीं हुई थी लीग। दोस्तों समझ रहे हैं? तो ए सही है परंतु आर गलत है कि मुस्लिम लीग जो है वैसा अधिकार अकेली मुस्लिम लीग को था, नहीं, ऐसा नहीं था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। यह संगठन मुसलमानों के लिए स्वतंत्र चुनाव क्षेत्र स्थापित करना चाहता था। भैया स्वतंत्र राज्य ही चाहता था, स्थापित भी करना चाहता था। ए और आर दोनों से, या आर ए का सही व्याख्या। मुस्लिम लीग की स्थापना दिसंबर 1906 में हुई। लीग के सदस्य गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो से मिलकर, यानी कि शिमला सम्मेलन हुआ, वहां पर मुसलमान जो है उनसे मिले लीग के सदस्य और पृथक निर्वाचन की मांग की, जिसकी अभिव्यक्ति 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में देखी गई। निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, उन्होंने मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता की। वे असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, गांधी जी के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इसमें सहभागिता नहीं की। ठीक है, सदैव डायरी रखते थे, ये गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे चर्चा। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में एम ए जिन्ना ने अपने 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था? ये था 1929। कौन सा 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था मुस्लिम लीग में? एम ए जिन्ना ने 28 मार्च, यानी कि जिन्ना ने 28 मार्च 1929 को दिल्ली में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था। यह अधिवेशन जिन्ना की अध्यक्षता में ही संपन्न हुआ। जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगों का कारण था नेहरू रिपोर्ट जो आई थी 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा को ना देना था, क्योंकि ये अपने पृथक निर्वाचन मंडल पर अड़े हुए थे। निम्नलिखित में से किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? आगा खान। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता आगा खान ने की थी। कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार करें। कौन सी थी? पहले आई पीरपुर रिपोर्ट, फिर आई शरीफ रिपोर्ट, फिर मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल। तो ये था 1, 2, 3। अब इनकी डेट देख लो भैया। पीरपुर रिपोर्ट जो आई दोस्तों इंपोर्टेंट है, पीरपुर रिपोर्ट आई मार्च 1938 में। याद रखना, पीरपुर रिपोर्ट मार्च 1938 में राजा सैयद मोहम्मद मेहंदी के द्वारा पीरपुर रिपोर्ट आई मार्च 1938 में। शरीफ रिपोर्ट आई मिस्टर एस एम शरीफ द्वारा 1939 में। ठीक है, शरीफ रिपोर्ट मिस्टर एस एम शरीफ द्वारा 1939 में, फिर से आ सकता है ये। और मुस्लिम सफरिंग्स अंडर कांग्रेस रूल रिपोर्ट आई 1940 में।
मौलवी मौलवी फजल उल हक द्वारा तैयार एवं प्रस्तुत की गई थी। इन समितियों का उद्देश्य कांग्रेसी मंत्रिमंडलियों वाले प्रांतों में मुसलमानों के साथ हुए अन्याय की जांच करना था। इन रिपोर्टों में मुसलमान पर हुए अत्याचारों की झूठी कहानियां गढ़ी गई थी दोस्तों, गढ़ ली गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी रपट मुस्लिम समुदाय पर कांग्रेस सरकार के अपराधों के संबंध में मुस्लिम लीग के संकेत पर तैयार नहीं कराई गई थी? यदि सर मोहम्मद सादुल्ला रपट। पीरपुर रिपोर्ट थी 1938 में, शरीफ रिपोर्ट 1939 में, और ये थी कौन सी? मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, ये आई थी रपट 1940। आप ऊपर पढ़ चुके हो, देख लेने का। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया? कराची 1943 में, बांटो और छोड़ो। मुस्लिम लीग ने कराची अधिवेशन हुआ उसका 1943 में, उसमें प्रस्ताव पास किया, बांटो और छोड़ो का नारा दिया। अप्रैल 1943 में लीग के अध्यक्षीय भाषण में 1943 में कराची में लीग का अध्यक्षीय भाषण खुद जिन्ना ने खान अब्दुल गफ्फार खां के लिए जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज कहा गया। किसको? यानी कि कराची के अधिवेशन में अप्रैल 1943 में मोहम्मद अली जिन्ना ने अब्दुल गफ्फार खान जी को जंगी पठानों को नामर्द बनाने तथा उनमें हिंदू प्रभाव फैलाने का इंचार्ज बोला गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। सिंध के एक मुस्लिम नेता, क्या नाम था? एम.एच. गजनफर। क्या नाम है? एम.एच. गजनफर ने मार्च 1943 में कराची में लीग की सभा में कहा कि अगर हिंदू कायदे से पेश नहीं आए तो उन्हें उसी तरह खत्म करना होगा जैसे जर्मनी में यहूदियों को। इस तरह किसने कहा था? कराची में, जिनका नाम था, नेता थे एम.एच. गजनफर। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें बकरीद के अवसर पर गोवंश को निषिद्ध किया गया था? 1919 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद रॉलेट कानून के विरोध तथा खिलाफत और असहयोग आंदोलन की राष्ट्रवादी धारा और मजबूत हो चुकी थी, हिंदू मुस्लिम एकता आ चुकी थी कि नारे लगने लगे। मुस्लिम लीग ने 1919 में अमृतसर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर अमृतसर में बकरीद के अवसर पर गोवध को निषिद्ध कर दिया। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद को किसने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का मुखौटा कहा? किसने कहा? ये मुखौटा कहा था, ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने कांग्रेस के धर्मनिरपेक्षवाद का, सेकुलरिज्म का मुखौटा कहा था दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी। क्या व्यवस्था की गई थी? इसमें व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसमें मॉर्लेमेंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व अर्थात मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और पृथक मताधिकार की व्यवस्था की। ऐसा कर अंग्रेज हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे। प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1900 द्वारा, द्वैध शासन 1919 द्वारा तथा प्रांतीय स्वायत्तता भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा लागू किया गया था। नीचे दिए गए कूट के अनुसार से बताइए, कालक्रम के हिसाब से बताना दोस्तों आपको। मुस्लिम लीग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था तो ये की गई थी मुस्लिम लीग के लिए 1919 में, है ना, ऊपर दिख रखा 1909 में, देखो 1909, ये 1909 में मैंने ऊपर बताया। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, मुस्लिम लीग का जन्म 1906। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस था 16 अगस्त 1946। मुस्लिम द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का किया जाना था 23 मार्च 1943। ठीक है, 1943, 23 मार्च 1940। ये देख लो, मुस्लिम लीग का जन्म दिसंबर 1906, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था 1909, मुस्लिम लीग द्वारा प्रस्ताव पारित किया गया 23 मार्च 1940, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1940। आंसर हो गया 2143 बी वाला, देख लेना, मिला लेना। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव 1940 में पारित किया। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया। मुस्लिम लीग के इस अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों में मिली। वास्तव में व्यवस्था थी कि ब्रिटिश भारत के कोई राज्य यदि भारतीय गणराज्य से अलग होना चाहते तो उसे आजादी होगी दोस्तों। ये किसमें, किस प्रस्ताव में मिली थी? ये आंशिक मान्यता। अब आएंगे दिल्ली दरबार और बंगाल विभाजन का निरस्तीकरण, दिल्ली दरबार एंड रिवोक ऑफ बंगाल पार्टीशन। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब बने रहने चाहिए दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलो चर्चा करते हैं इस पे। क्या है, बंगाल का एकीकरण किस सन में हुआ दोस्तों? 1912। ब्रिटिश सम्राट आए जॉर्ज पंचम के स्वागत में आयोजित दिल्ली दरबार में 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर घोषित कर दिया।
बंगाल का एकीकरण 1912 में संपन्न हुआ। इस समय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय भारत के वायसरॉय थे। कौन? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। और इस वर्ष ही भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई थी दोस्तों। किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली आई? 1911। ऊपर देख सकते हो 1912 में एकीकरण हुआ। 1911 भी आंसर हो सकता है, 12 भी। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वयन हुआ? लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट। ब्रिटिश राज के दरबार दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान किया गया 1911 में। ब्रिटिश राज के दौरान दिल्ली दरबार में किंग जॉर्ज फिफ्थ द्वारा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाने का ऐलान 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी बनाया गया। दिसंबर 1911 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी कैथरीन मैरी, क्या नाम है? कैथरीन मैरी और जॉर्ज पंचम भारत आगमन पर प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार आयोजित हुआ था 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ समझौते में। कांग्रेस लीग समझौता, लखनऊ समझौता दोस्तों 1916 किनके संयुक्त प्रयासों से संपन्न हुआ? जिन्ना एवं तिलक। इंपोर्टेंट है, कांग्रेस लीग समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। 1916 मोहम्मद अली जिन्ना व बाल गंगाधर तिलक के संयुक्त प्रयासों से संपन्न हो सका। इसमें एनी बेसेंट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह समझौता लखनऊ अधिवेशन में हुआ था, इसलिए इसे लखनऊ समझौता भी कहते हैं। कांग्रेस लीग समझौते के साथ इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण धारणा यह थी कि इसमें उग्रवादियों को, जिन्हें 9 वर्ष पूर्व 1907 में सूरत की कांग्रेस के अधिवेशन में सूरत स्प्लिट में निष्कासित कर दिया गया था, कांग्रेस में पुनर्प्रवेश दिया गया। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे AC मजूमदार। कौन थे? AC मजूमदार। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, इस कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन को व्यक्त किया गया था। लखनऊ 1916 में। 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा दिया। तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट कहा जाता है। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौते का विरोध किया। इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल पुनः एक हो गए। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, किसी अधिवेशन में, लखनऊ वाले में, मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ये लखनऊ अधिवेशन में 1916 में। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कौन सा था? यह अधिवेशन है दोस्तों AC मजूमदार। कौन है? AC मजूमदार साहब, AC मजूमदार, जिन्होंने लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता कराया? बाल गंगाधर तिलक। और ये थे कौन? जिन्ना एवं मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे लखनऊ में। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हस्ताक्षर किया गया था 1916 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्नलिखित में से कौन प्रदर्शित करता है? 1916 से 1922। वर्ष 1916 से 1922 का काल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल माना जाता है। वर्ष 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस के मध्य समझौता हुआ। कांग्रेस द्वारा लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर लिया गया। खिलाफत आंदोलन व असहयोग आंदोलन में भी इन दोनों दलों के नेताओं ने एक साथ मिलकर ब्रिटिश हुकूमत का सामना किया। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व भी महात्मा गांधी को सौंप दिया गया। परंतु वर्ष 1922 में चोरी चोरा कांड हुआ। 4 फरवरी 1922 को उसके कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर देने के साथ ही कांग्रेस व लीग के मध्य हुआ समझौता भंग हो गया और लीग पुनः अपने पुराने सांप्रदायिक रास्ते की तरफ मुड़ गई। ठीक है, अब आते हैं होम रूल लीग आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम नेता थे जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग से सम्मिलित हुए थे? दोस्तों, ये थे मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए और ये सितंबर 1916 में स्थापित की गई थी, याद रखना। सबसे पहले तिलक वाली अप्रैल में की गई थी। होम रूल लीग का अर्थ है कि ऐसी स्थिति जिसमें किसी देश का शासन वहां के स्थानीय नागरिकों के द्वारा ही चलाया जाता है। इस प्रकार आंदोलन 1870 ईस्वी से 1907 ईस्वी तक आयरलैंड में चलाया गया था। भारत में एनी बेसेंट और तिलक ने उनके नेतृत्व में चलाया गया होम रूल आंदोलन आयरिश होम रूल आंदोलन से प्रेरित था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास अडयार में होम रूल लीग की स्थापना की और तिलक ने बेलगांव पूना में, कहां पर? बेलगांव पूना में 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। इसी आंदोलन के समय तिलक को सामान्य यानी लोकमान्य तिलक की विशेष प्रदान किया गया था। इसी आंदोलन में तिलक जी को लोकमान्य तिलक का विशेषण प्रदान किया गया।
होम रूल लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट दोनों हैं, इनकी पहले हुई, इनकी बाद में हुई। निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपने मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? एनी बेसेंट ने कहा था। बीयू के पेपर में इंपोर्टेंट है दोस्तों। कौन से नेता थे? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। वर्ष 1916 में होम रूल लीग आंदोलन चलाया सितंबर में। इनका कहना था कि मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वो अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंधित रही हैं किससे? ये रही हैं होम रूल लीग से, गृह शासन आंदोलन से, बीजराल से। नेक्स्ट बात करेंगे होम रूल लीग आंदोलन की बात करें, सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तिलक ने, अप्रैल 1916 में। सन 1915-16 ईस्वी में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी। नेतृत्व किया किसने? तिलक एवं एनी बेसेंट ने। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया? होम रूल लीग आंदोलन में। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? सीआर दास। ठीक है, एनी बेसेंट एस, याद रखना एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी, बीजी तिलक ने खोली थी, एस सुब्रमण्यम अय्यर भी इनसे जुड़े हुए थे। तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को होम रूल लीग की स्थापना की जिसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव थे एनसी केलकर। याद रखना, पूछा जाता है अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बैप्टिस्टा तथा सचिव थे केलकर। एनी बेसेंट ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी में की। इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने, सचिव कौन थे इसके? जो होम रूल लीग एनी बेसेंट ने की थी, सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे। तो पूछा जाएगा जॉर्ज अरुंडेल इसके सचिव थे और सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे प्रमुख योगदान दिया। एनी बेसेंट के होम रूल में तेज बहादुर सप्रू और मोतीलाल नेहरू भी सम्मिलित थे, जबकि सीआर दास इससे अलग रहे और आगे चलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की 1923 में, 34 में। ठीक है, नेक्स्ट अप्रैल 1916 में स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? जोसेफ बैप्टिस्टा। ये अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक वाली लीग थी जिसके प्रथम प्रेसिडेंट थे जोसेफ बैप्टिस्टा। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में की, प्रस्तुत की। ठीक है, तो होम रूल के संबंध में क्या सत्य है? तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। ठीक है, ये असत्य है, कोई इनमें ऐसा मतभेद नहीं था। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार तक थी, मुंबई जो है सिटी है उसको छोड़कर। ठीक है, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। ठीक है, ये भी नहीं कह सकते ऐसा हो सकता है। तो सर्वप्रथम होम रूल आंदोलन का शुभारंभ आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमंड, क्या नाम है, रेडमंड के नेतृत्व में हुआ। भारत में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की। इन दोनों द्वारा होम रूल लीग की स्थापना की गई तथा इनके कार्य क्षेत्र अलग अलग निर्धारित थे। दोनों के उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन की स्थापना था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय था वह है होम रूल लीग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध वर्ष 1914 से 18 ईस्वी के मध्य चला। इस दौरान भारत में एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से होम रूल लीग आंदोलन लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। क्या है? इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे। किससे संबंधित नहीं थे? होम रूल आंदोलन से। ठीक है, महात्मा गांधी होम रूल लीग से नहीं जुड़े थे। 1916 में भारत में 2 होम रूल लीग स्थापित हुई, बाल गंगाधर तिलक अप्रैल में और सितंबर में एनी बेसेंट वाली। ठीक है, कौन सा, ये भी देख सकते हो डी ही, यहाँ महात्मा गांधी के बारे में पूछ रहे हैं। होम रूल लीग की आंदोलन का नेतृत्व एनी बेसेंट ने, देखो बता चुका हूं, पूरा पढ़ लेना। एनी बेसेंट की होम रूल लीग में जवाहरलाल नेहरू भी थे, बी चक्रवर्ती, जे बनर्जी ऐसे नेता थे। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कोई भूमिका नहीं निभाई, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करेंगे, श्रीमती एनी बेसेंट ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध होम रूल आंदोलन संगठित किया। ठीक है, वह एक नारे के आधार पर सभी वर्गों के लोगों को संगठित करना चाहती थी। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग का गठन किया। इसके द्वारा सभी वर्ग के लोगों को संगठित करना चाहती थी। उन्होंने जनसभाएं और सम्मेलन आयोजित किए। उनकी मांग थी कि जिस तरह से गोरे उपनिवेशों में वहां की जनता को अपनी सरकार बनने का अधिकार दिया गया, भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिले। होम रूल लीग की मांग पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। तिलक के शब्दों में, अंग्रेज हों या मुसलमान, यदि वह इस देश की जनता के हित के लिए काम करता है
तो वह हमारे लिए पराया नहीं है। इस परायेपन का धर्म या व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है, वह सीधे साधे हितों से जुड़ा प्रश्न है। होम रूल आंदोलन का सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसने भावी राष्ट्र आंदोलन के लिए जुझारू योद्धा तैयार की। होम रूल आंदोलन ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रदेश तथा बराक जैसे अनेक नए क्षेत्रों का राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल किया। अतः कथन व कारण दोनों सही है, कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। तिलक ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में। होम रूल आंदोलन स्वशासन आंदोलन का प्रमुख ध्येय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना था। ठीक है, अब आते हैं गांधीवादी युग। दोस्तों यहाँ तक आगे करेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है होम रूल लीग तक। सबसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, एंड तक बने रहिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ से रामगढ़ सम्मेलन 2024 का क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरीके से, चाहे वो इंडियन एसोसिएशन हो, चाहे वो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी हो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो। देयर इज लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट पीवाईक्यू से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद दोस्तों, एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट।